अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूँ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज़ में, आज के एपिसोड में देखिए कि किस प्रकार से अब एशिया में भी विश्व युद्ध का एक मोर्चा खुलने वाला है। जी हाँ, चीन की सेना ने ताइवान को समुद्र में चारों तरफ से घेर लिया है। चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही है और ताइवान को डराने के लिए 153 फाइटर जेट उड़ाए हैं। कहने को तो ये चीनी सेना का युद्धाभ्यास है, लेकिन इसका इरादा कुछ और है। अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो यह केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके परिणामस्वरूप कई देशों और शक्तिशाली सैन्य गठबंधनों की भी भागीदारी हो सकती है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल कर रख सकता है। आइए देखें कि इस संभावित संघर्ष में कौन किसका साथ देगा और कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। अगर चीन के समर्थक देशों की बात करें तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। उसकी विशाल सेना, नौसेना, वायुसेना और मिसाइल प्रणाली अत्यधिक उन्नत है। उसके पास अब तक के सबसे बड़े समुद्री बेड़े में से एक है और वह अपने सैन्य आधुनिकीकरण में भारी निवेश कर रहा है। चीन की एक नीति जो है वह एक चीन नीति के अंतर्गत वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसे वापस लेने के लिए वह राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य उपायों का सहारा ले रहा है। यदि ताइवान पर हमला होता है तो यह चीन की लंबी योजना का हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं रूस की। रूस संभवतः चीन का समर्थन कर सकता है, विशेष रूप से कूटनीतिक और आपूर्ति लाइन के स्तर पर। रूस ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ है क्योंकि पश्चिमी देशों के विरुद्ध दोनों का साझा दुश्मन है। अब बात करते हैं मिलिट्री सपोर्ट की। तो रूस सीधा सैन्य हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, लेकिन वह सैन्य उपकरणों और तकनीकी समर्थन के माध्यम से चीन की सहायता कर सकता है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की स्थिति की। तो उत्तर कोरिया चीन का सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर ताइवान के खिलाफ युद्ध होता है तो उत्तर कोरिया चीन का सैन्य समर्थन कर सकता है। उत्तर कोरिया स्वयं भी एक आक्रामक सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता है और वह ताइवान संघर्ष का लाभ उठाकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ भी कोई कदम उठा सकता है। अब बात करें ताइवान के समर्थक देशों की। तो इसमें अमेरिका ने लंबे समय से ताइवान को समर्थन दिया है, विशेषकर उसकी सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए। ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के पास एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजबूत सैन्य उपस्थिति है, जिसमें ताइवान के करीब जापान और दक्षिण कोरिया में बड़े सैन्य अड्डे शामिल हैं। अमेरिका ने ताइवान को उन्नत हथियार प्रणालियों से भी लैस किया है और यह युद्ध की स्थिति में वह सीधे सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिका के पास अत्यधिक शक्तिशाली नौसेना, वायुसेना और तकनीकी रूप से उन्नत हथियार प्रणालियां हैं। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान की सुरक्षा नीतियां ताइवान की स्थिति से निकटता से जुड़ी हुई हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो जाएगा। जापान की सेनाएं, विशेष रूप से उसकी नौसेना और वायुसेना, ताइवान की मदद कर सकती हैं, विशेष रूप से अगर अमेरिका भी इस संघर्ष में कूदता है। जापान और अमेरिका के बीच मजबूत सैन्य गठबंधन है और यह ताइवान संघर्ष में प्रमुख भूमिका भी निभा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी ताइवान का समर्थन करने के लिए आगे आ सकता है। वह अमेरिका, जापान और अन्य पश्चिमी देशों के साथ क्वाड के माध्यम से सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। अगर ताइवान के विरुद्ध युद्ध होता है तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। बात करते हैं यूरोपीय संघ और नाटो देशों की। तो कूटनीतिक समर्थन इसे प्राप्त होगा नाटो और यूरोपीय संघ का, और यूरोप के प्रमुख देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ताइवान को कूटनीतिक और नैतिक समर्थन दे सकते हैं। यद्यपि यूरोप से सीधे सैन्य हस्तक्षेप की संभावना कम है, लेकिन नाटो देशों की सैन्य उपस्थिति और समर्थन अमेरिका और जापान को मजबूत कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि इस ताइवान और चीन के युद्ध में किसका पलड़ा भारी पड़ सकता है। तो अगर चीन की बात करें तो चीन की सैन्य क्षमताएं और रणनीतिक स्थान उसे ताइवान के विरुद्ध बहुत मजबूत बनाते हैं। चीन की नौसेना और हवाई क्षमता ताइवान से काफ़ी बड़ी है और शक्तिशाली है। साथ ही चीन का घरेलू रक्षा उद्योग उसे युद्ध के समय अपनी आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम बनाता है। चीन के पास अपना एक विशाल परमाणु शस्त्रागार है, यद्यपि इसका उपयोग ताइवान के खिलाफ कम संभावित है क्योंकि इससे वैश्विक प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी। ताइवान की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली सहयोगी हैं। अमेरिका की सैन्य शक्ति
चीन को कड़ी चुनौती दे सकती है, विशेषकर उसके अत्याधुनिक उन्नत हथियार और वैश्विक सैन्य पहुंच को देखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी ताइवान को मिल सकता है और ताइवान को पश्चिमी देशों का कूटनीतिक समर्थन भी प्राप्त है, जिससे चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन को बड़े पैमाने पर आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो ये एक लंबा संघर्ष हो सकता है, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की भागीदारी के कारण इसके परिणाम काफ़ी व्यापक हो सकते हैं। ताइवान को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मिल सकता है, जबकि चीन को रूस और उत्तर कोरिया जैसी शक्तियों का समर्थन मिल सकता है। ताइवान के सेमीकंडक्टर उद्योग और रणनीतिक स्थिति के कारण इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ सकता है। इससे वैश्विक व्यापार श्रृंखलाएं भी बाधित होंगी और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस संघर्ष में चीन की आक्रामकता और उसकी सैन्य ताकत उसे एक मजबूत पक्ष तो बनाती है, लेकिन ताइवान के पास अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली सहयोगियों का समर्थन होने के कारण वह कमजोर भी नहीं पड़ने वाला है। युद्ध के परिणाम स्वरूप एक दीर्घकालिक और संभावित विनाशकारी संघर्ष छिड़ सकता है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब अमेरिका समेत नाटो सदस्य देश और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार और युद्ध सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो ताइवान का साथ पूरी तरह से दे पाएंगे? ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का प्रभाव चीन और ताइवान संघर्ष पर भी पड़ेगा, विशेषकर उन देशों के समर्थन को लेकर जो पहले से ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आइए इस स्थिति को आपको विस्तार से समझाते हैं और देखते हैं कि क्या अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश ताइवान का पूर्ण समर्थन कर पाएंगे या नहीं। रूस के युद्ध में उलझे होने का जो असर है वो उसकी सैन्य और आर्थिक स्थिति पर काफ़ी पहले से ही पड़ रहा है। रूस के पास चीन की ताइवान पर आक्रामकता में सीधा सैन्य सहयोग देने की क्षमता कम हो सकती है, क्योंकि उसका ध्यान और संसाधन यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं। रूस के विरुद्ध पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। चीन को रूस से सिर्फ कूटनीतिक और प्रतीकात्मक समर्थन ही मिल सकता है। रूस चीन को हथियारों और सैन्य प्रौद्योगिकी में मदद कर सकता है, लेकिन चीन को उम्मीद के मुताबिक बड़ा प्रत्यक्ष सैन्य समर्थन रूस से मिलना कठिन लग रहा है। रूस की प्राथमिकता फिलहाल यूक्रेन में अपने हितों की रक्षा करने में है। अमेरिका, यूरोपीय देश और नाटो सदस्य देश जो है पहले से ही यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, जिससे उनके सैन्य संसाधनों और बजट पर भी भारी दबाव है। यूक्रेन को हथियारों, आर्थिक सहायता और राजनीतिक समर्थन की निरंतर आपूर्ति हो रही है, जो उनके संसाधनों का बड़ा हिस्सा खा जा रही है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए दो मोर्चों पर युद्ध का समर्थन करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यूक्रेन को दिए गए बड़े पैमाने पर हथियार और सैन्य सामग्री ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की रक्षा आपूर्ति पर बहुत गंभीर प्रभाव डाला है। विशेष रूप से यूरोप के पास सैन्य उद्योग में उतनी क्षमता नहीं है जितनी अमेरिका के पास है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा ज़रूरतों और ताइवान को समर्थन देने के बीच एक संतुलन बनाना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। अमेरिका की सैनिक क्षमता अगर देखें तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना रखता है और उसके पास इतनी क्षमता है कि वह एक समय में कई मोर्चों पर युद्ध कर सकता है। अमेरिका ने पहले से ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं, विशेषकर जापान, दक्षिण कोरिया और गुआम में, जिससे उसे ताइवान के समर्थन में जल्दी प्रतिक्रिया देने की सुविधा मिलती है। ताइवान और एशिया प्रशांत क्षेत्र अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन का ताइवान पर कब्जा पूरे क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को कमज़ोर कर देगा, जो अमेरिका की वैश्विक स्थिति के लिए एक गंभीर खतरा है। इसीलिए यूक्रेन में अपनी भागीदारी के बावजूद अमेरिका ताइवान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, यद्यपि उसे दोनों मोर्चों पर सैन्य और आर्थिक समर्थन के बीच प्राथमिकताएं तय करनी होंगी कि किसके साथ क्या सहायता करनी है। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है उस पर हम विचार करते हैं। तो अमेरिका की सैन्य ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन यूक्रेन और ताइवान दोनों की मदद करना उसके लिए एक बड़ा रणनीतिक और वित्तीय बोझ बन सकता है। इसके बावजूद अमेरिका के पास सैन्य उद्योग और आपूर्ति क्षमता इतनी मजबूत है कि वह दोनों क्षेत्रों में एक सीमा तक समर्थन दे सकता है, लेकिन ये संभव है कि उसे कुछ क्षेत्रीय समझौतों पर ध्यान देना होगा और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर समर्थन का स्तर तय करना होगा।
यूरोपीय देशों की अगर स्थिति की बात करें तो नाटो और यूरोप की सीमित सैन्य क्षमताएं हैं और अधिकांश यूरोपीय देशों की सैन्य ताकत विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद पहले से ही कमज़ोर हो गई है। उनके पास इतनी क्षमता नहीं कि वे अमेरिका की तरह कई मोर्चों पर एक साथ समर्थन दे सके। इसीलिए अगर ताइवान पर चीन का हमला होता है तो यूरोपीय देशों का ताइवान को सैन्य समर्थन सीमित हो सकता है। ये अधिकतर कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन तो देंगे, लेकिन यूक्रेन को दी जा रही भारी मदद के कारण उनके सैन्य समर्थन की संभावनाएं कम दिख रही हैं। यूरोप की रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो यूरोप के लिए यूक्रेन में रूस का मुकाबला करना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके भू राजनीतिक और सुरक्षा हितों से जुड़ा हुआ है, जबकि ताइवान का मामला एशिया में है और यूरोप के लिए इस पर सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने की संभावना कम है। यद्यपि वे ताइवान का नैतिक और कूटनीतिक समर्थन कर सकते हैं और चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन ताइवान के पक्ष में प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम है। बात करते हैं जापान ताइवान संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभा सकता है क्योंकि ताइवान के निकट होने के कारण उसकी सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जापान का सैन्य समर्थन ताइवान को मजबूत बना सकता है और वह अमेरिका के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। जापान का प्रमुख हित एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है, इसीलिए वह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ताइवान का समर्थन करेगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के साथ क्वाड समूह का हिस्सा है जो चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया भी ताइवान का समर्थन करेगा, विशेष रूप से अमेरिका और जापान के साथ तालमेल बिठाकर। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया की सैन्य क्षमताएं अमेरिका जितनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन वह कूटनीतिक और सैन्य रूप से अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए ताइवान का समर्थन करना एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन अमेरिका और जापान ताइवान के लिए प्रमुख समर्थन देने वाले देश तो रहेंगे ही। अमेरिका के पास इतनी सैन्य क्षमता तो है कि वह यूक्रेन और ताइवान दोनों का समर्थन कर सके, यद्यपि उसे इसमें भी अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होगी। यूरोप की स्थिति थोड़ी जटिल है और वह ताइवान को प्राथमिकता न देकर मुख्य रूप से यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। युद्ध की स्थिति में अमेरिका को जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों से मजबूत समर्थन मिल सकता है ताइवान को, जबकि चीन को रूस और उत्तर कोरिया से सीमित रूप में ही समर्थन मिल सकता है। तो दर्शकों, आज के इस विशेष एपिसोड का उद्देश्य हमारा यही था कि जो चीन और ताइवान के मध्य जो युद्धाभ्यास के नाम पर चीन द्वारा ताइवान को धमकी दी जा रही है, अब उसका स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा है और ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। आगे आने वाले समय में चीन और ताइवान के बीच भी झड़प हो सकती है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए अंक के और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।